हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इस सीरीज ऑफ लेक्चर के थ्रू कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द 25 लेक्चर सीरीज, जहाँ पर ईच एंड एवरी लेक्चर में आर एम इज दैट यू गेट +2 मार्क्स एंड सो यू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स अगर आप ये 25 जो लेक्चर्स हैं इन सभी को देख रहे हो फॉर द जैब एग्जाम। एंड IFS तो आप कंप्लीटली मुझ पर छोड़ दो और ये वीडियोस देखो एंड इट विल डेफिनेटली बी क्लियर। ओके, सारे टॉपिक्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही क्लियरली यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 35 एंड 36। रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मई 2023 में क्वेश्चंस आए थे। हम देखेंगे कितने कितने क्वेश्चंस आए थे और एट द एंड ऑफ द सेशन यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर सेशन एंड एट द एंड आपको आंसर भी करने हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं, मई 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखूंगा, तो उन क्वेश्चंस को आपको आंसर भी करना है। तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस एंड लेट अस बिगिन। बिफोर बिगिनिंग लेट मी टेल यू कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन सेशंस को देखा है एंड दे हैव बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस सेशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू ऑल्सो वॉच द सेशन टिल द एंड। यू कैन सी भविंदर है यहाँ पर, नागार्जुन है, अगम, विष्णु, अथर्व, विकास, पवन, प्रवीण, नवी है, सूरज, कार्तिकेय, सुमनजीत, श्री कृष्णा, जय, सागर, दलीप है, हिमांशी, अनु, राजेश, कैबल्य, ऑल्सो दलीप का बहुत ही बढ़िया कमेंट, थैंक यू सो मच। एंड दीपक यहाँ पर एक शोर है। एवरीबडी हैज benefited from these sessions, right? So you can also benefit and you can also let us know how are you feeling about these sessions in the comment section. Also like, share, subscribe करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सेशन है वो पहुंच सके। दिस इज डे 20 एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 35 एंड 36। 6 क्वेश्चंस के आसपास अगर हम देखें मई 2023 में आए हैं। मॉड्यूल डी इज द प्राइम, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आर प्रिपरेशन फॉर आई एंड IFS। सो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा वहां पर होना चाहिए। ओके, सो इनमें से कुछ क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन आप देखोगे। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड आंसर इन कमेंट सेक्शन में। जिस तरीके से यहाँ पर दीपक ने, किशोर ने, पवन, प्रवीण, विष्णु, इन सभी ने आंसर किए हैं, आपको भी आंसर करना है, राइट? आई होप यू ऑल आर रेडी। लेट अस बिगिन द राइट। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इज चैप्टर नंबर 35। तो हम इन जनरल बैंकिंग सर्विसेज के बारे में तो जानते हैं कि बैंक्स क्या क्या करते हैं। तो व्हाट इज मर्चेंट बैंकिंग? ठीक है, तो ये हम समझेंगे डेफिनेशन और कमर्शियल बैंकिंग के साथ उसे कंपेयर भी करेंगे टू हैव एन आइडिया कि क्या डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल बैंकिंग। मैं जानता हूँ आप तो काफी कुछ जानते होगे बैंक्स एंड बैंकिंग के बारे में, तो देर इज नॉट मच दैट आई कैन एक्सटेंड। ठीक है, तो बट वी विल बी सीइंग कि क्या डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। इवन आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज एंड रेगुलेशन, क्या क्या एक्टिविटीज है, लाइसेंसिंग नॉर्म्स क्या क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे फटाफट से। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है बट रियली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए थे। इट इज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ IIBF। आई थिंक आगे एग्जाम अगर हम देखें तब भी हमें पता चलेगा ट्रेंड के हिसाब से, बट मई 2023 में काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। मर्चेंट बैंकिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक इंटरमीडियरी है, लाइक अ बैंक विच इज ऑल्सो अ इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी यानी कि ये बीच में आते हैं। बीच में आने का मतलब क्या है? किसके बीच में आते हैं भाई? जिसको फंड्स चाहिए और जिसके पास फंड्स हैं। ठीक है, पैसे जिसके पास हैं और जिसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन्स देते हैं। डिपॉजिट कौन देगा? जिसके पास पैसे हैं। डिपॉजिट लोन लेगा कौन? जिसको पैसे चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आते हैं एंड दैट इज व्हाट मर्चेंट बैंकिंग इज ऑल्सो। अरे ये तो सेम चीज है, बैंकिंग के जैसा ही है, तो डिफरेंस क्या है भाई? लेट अस हैव अ लुक। वी विल हैव अ लुक कि डिफरेंस क्या है बैंकिंग से फटाफट से। कॉर्पोरेट्स को मेनली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको और मुझे नहीं करेंगे, कंपनीज को मेनली प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो बात की जा रही है बिजनेस एंटिटीज एंड इन्वेस्टर्स की, नॉर्मल पीपल की या गवर्नमेंट की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है।
बिग इन्वेस्टर्स जो है वो, एंड बिजनेस एंटिटीज को, ठीक है, मोस्टली कंपनीज के सीईओस, उनके वेल्थ, उनके जो शेयर्स हैं उनको मैनेज करने से रिलेटेड इनका काम होता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और ये रेगुलर बैंकिंग और इस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस हैज बीन डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज इश्यू मैनेजमेंट। मेनली जो चीज हाईलाइट की गई उनके द्वारा वो कहा गया इश्यू मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये वर्ड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज इश्यू एंड व्हाट इज मैनेजमेंट? सबसे पहली बात, इश्यू का मतलब है वॉट एवर, लेट्स से यहाँ पर ये बिजनेस एंटिटी है, इन्हें फंड्स चाहिए, तो अगर ही टेक्स हेल्प ऑफ अ मर्चेंट बैंक सो एज टू कम अप विद एन इश्यू का मतलब है इनको जो भी फंड्स चाहिए उसके लिए वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करेंगे। इश्यू करने का मतलब देना या फिर लेकर जाना या फिर मार्केट में लेके जाना। तो इट कैन बी शेयर्स, इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी सम अदर इंस्ट्रूमेंट। मेनली ज्यादातर बात जो इश्यू में की जाती है वो शेयर्स की जाती है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वेरी कंफर्टेबल इन इश्यूइंग शेयर्स, ठीक है। तो शेयर्स जब इश्यू किए जाते हैं, और वो भी पहली बार जब इश्यू किए जाते हैं, पहली बार कोई काम करते हो आप, तो यू नीड गाइडेंस, ठीक है। तो ईच टाइम यू नीड गाइडेंस ऑब्वियसली, बट मर्चेंट बैंकर्स मेनली पहली बार आईपीओ जब इश्यू होता है देन दे आर विथ यू ऑल थ्रू, ठीक है। एफपीओ में भी होते हैं एंड इवन आईपीओ। आई होप आईपीओ एफपीओ अब आपको पता है, पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसको भी पता है कमेंट करेंगे सबसे पहले इन द कमेंट सेक्शन, ओके। मेकिंग अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सेलिंग बाइंग, ये सारे कंसल्टेंसी सब, एक तो सेलिंग बाइंग के सारे अरेंजमेंट्स करना, साथ के साथ और भी जो फंक्शंस आपको क्या करना है जस्ट लाइक मैनेजिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो वो है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं, कुछ आपको दिख रहे होंगे कुछ नहीं। आई विल एक्सप्लेन रियली वेल इस चीज को। किससे डिफरेंसेस देख रहे हैं? वी आर हैविंग द डिफरेंसेस सीन मर्चेंट बैंकर और कमर्शियल बैंकिंग के बीच में। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर रेगुलेट कौन कर रहा है? तो मर्चेंट बैंकर किससे रिलेट कर रहा है? हमने देखा इश्यू ऑफ व्हाट? सिक्योरिटीज, ठीक है। मेनली यहाँ पर है शेयर्स, तो हु विल बी रेगुलेटिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटीज? अरे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। सेबी इज द रेगुलेटर, वी नो दैट। नॉर्मल जो कमर्शियल बैंकिंग है इसमें वी हैव एन आइडिया कि जो रेगुलेटर है दैट इज आर नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस का, वो है आरबीआई, ठीक है। तो रेगुलेशन में डिफरेंस है। दूसरी बात है इक्विटी या डेट की। जब हम बात करें इक्विटी डेट का डिफरेंस, आई होप अब आपको पता है। इफ यू नो यू कैन ऑल्सो कमेंट द सेम थिंग इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे सेशंस में मैं बता चुका हूं, अब आपकी बारी है रेसिप्रोकेट करने की, ठीक है। तो इक्विटी से मेनली डील करते हैं, एंड इक्विटी रिलेटेड इक्विटी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे डील करते हैं मर्चेंट बैंकर्स। बट इफ यू हैव अ लुक एट द कमर्शियल बैंकर्स, दे मेनली डील विथ डेट, ठीक है, डेट से रिलेटेड। एंड ऑल्सो इसमें लोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे डील विथ। इसके अलावा जो एक्टिविटीज किए जाते हैं बाय द मर्चेंट बैंकर्स, प्रोजेक्ट काउंसलिंग करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, एमलगमेशन, इश्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड उनका काम होता है। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट यानी कि कोई बड़ा सा जो है, लेट्स से कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या फिर कंपनी है एंड यू वांट टू कम अप विद शेयर्स, ओके, एंड यू वांट टू कम अप विद सब्सिडियरी, इस तरीके की चीजों से भी वो हेल्प करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, एमलगमेशन। और कमर्शियल बैंकर्स आर मेनली फाइनेंशियर्स ओनली, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करना अलग अलग तरीके से, दैट इज देयर वर्क। अब दूसरा चौथा पार्ट है यहाँ पर ओरिएंटेशन का। व्हाट इज देयर ओरिएंटेशन? ये मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी चीजों को मैनेज करना, वो है। यहाँ पर एसेट ओरिएंटेशन होता है, यानी कि एसेट्स को किस तरीके से मैनेज करना, लाना ले जाना, दैट इज व्हाट दे डू। ये मोस्टली फी बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फंड्स बेस्ड एक्टिविटीज होती है, फंडिंग बिजनेस होता है। तो फंड्स अपने लिए, फंडिंग बिजनेस का मतलब क्या है? जैसे बैंक है, डिपॉजिट्स लिए, डिपॉजिट पे 2% इंटरेस्ट दे रहे हैं, और यहाँ लोन्स है वहां पे 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो 8% इंटरेस्ट इनका जो है प्रॉफिट हो गया ना। तो फंड्स लेने से रिलेटेड, फंड्स के लेन देन से रिलेटेड इनका काम है। मर्चेंट बैंकर्स इस तरीके से फंड्स नहीं लेंगे, बट दे विल प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, ठीक है। मर्चेंट बैंकर इज अ काइंड ऑफ मेनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस पर क्या होता है? हमें फीस या जो भी पैसे हैं फॉर द सर्विस वी हैव टू गिव। तो फी बेस्ड बिजनेस है इनका मेनली। लेट अस हैव अ लुक एट डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिडिवल टाइम्स में इटली में ये शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड में फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रेडिशनली मर्चेंट बैंकर्स जो है ट्रेडर्स थे, ठीक है। ट्रेडर्स क्या, एक जगह से दूसरे जगह देयर आर दीज पीपल, और वहां से ही ये नाम मर्चेंट आ रहा है,
ठीक है। आज के डेट में स्ट्रिक्टली मर्चेंट तो कोई खास है नहीं, बट देन मर्चेंट जो नेम है दैट कम्स फ्रॉम द लेगेसी की ट्रेडर्स एक्चुअली ये पूरा का पूरा काम करते थे, कहा जहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रेड कर रहे हैं, सामान बेचने इस चीज का काम कर रहे हैं, एंड देन ऑल्सो फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे थे, ठीक है, उसकी फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, किसी को फंड्स चाहिए, लेन देन का काम, क्योंकि खूब गल्ला उनका भरा रहता था तो आराम से वो फंड्स लेन देन का काम भी करने लगते थे। अब आगे जाकर जब शेयर्स वगैरह आ गए देन दे आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आइडिया आ गया है इस चीज में, कब से लगे हुए हैं, तो दे स्टार्टेड हेल्पिंग, गिविंग एडवाइस एंड आल्सो मैनेजिंग ऑल ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड। 1967 में If we talk about India, Grindlays Bank PLC, we know about this, it is a foreign bank, और ये बैंक को सबसे पहले आरबीआई ने लाइसेंस दिया कि भाई आप करो। सिटी बैंक भी फॉरेन बैंक, 1970 में उसे लाइसेंस मिला। 1972 में इंडियन बैंक्स को ये चीज करनी चाहिए इस तरीके से, बैंकिंग कमीशन जो बैठी थी उसने कहा, एंड डेवलपमेंट, और फिर 1972 में एसबीआई ने सबसे पहले पहल की और एसबीआई स्टार्टेड डूइंग मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। डीएफआईस में 1973 में वी हैव आईसीआईसीआई, सो वी नो कि डीएफआईस क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो इसमें आईसीआईसीआई सबसे पहले कूदा इस चीज में। अमेंडमेंट किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का 1980s में, और फिर कमर्शियल बैंक्स को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया कि कमर्शियल बैंक्स आप निकलो और ये मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज आप करो, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स कैन डू मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज नाउ। 1983-84 में काफी ये चीज बूम हुई, एंड देन 1991 में और भी ज्यादा जो है ग्रोथ इसमें देखा गया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या करते, किस तरीके से वो करते, अब कमर्शियल बैंक्स को अलाउ कर दिया, तो व्हाट अबाउट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर जो है वो डिविजन फॉर्म करते हैं, ऑलरेडी उनके बैंकिंग के वेरियस एक्टिविटीज तो चल ही रहे हैं, एंड उसमें एक डिवीजन, मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन, वो अलग से फॉर्म करते हैं। पूरा बैंकिंग एक्टिविटीज हैं, इनमें एक डिवीजन जो है मर्चेंट बैंकिंग का स्टार्ट करके दे डू द एक्टिविटीज। बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेनली एक सब्सिडियरी खोल देते हैं कि कंप्लीटली मर्चेंट बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में ही इसका फोकस रहेगा, तो दैट इज रियली गुड, ठीक है। और ब्रोकर्स, कंसल्टेंट्स, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप्स वगैरह एस्टैब्लिश करते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सेकंड पार्ट। सो मर्चेंट बैंकिंग बहुत ही क्लियरली, आराम से, एकदम मस्त तरीके से हम समझ चुके हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्टिविटीज एंड रेगुलेशंस। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके के एक्टिविटीज हैं, तो सबसे पहले लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के अगर हम देखें तो मर्चेंट बैंकर को सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट, रजिस्टर करना होता है विद सेबी, ठीक है, वो वट एवर एंटिटी इज गोइंग टू प्रोवाइड द मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, उन्हें रजिस्टर करना है सेबी के साथ, बिकॉज सेबी इज द रेगुलेटर, इट हैज टू हैव द आइडिया कि ये पर्सन, ये एंटिटी, ये जो है मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहा है। इश्यू मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग, कंसल्टेंसी, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी, तो ये सारे मर्चेंट बैंकिंग के अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, डोंट वरी। एंड सेबी के साथ और भी अगर एक्टिविटीज आप कर रहे हो, एएसबी एप्लीकेशन वगैरह, कलेक्टिंग, पेइंग, बैंकर असाइनमेंट्स, रिफंड्स वगैरह आप कर रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू रजिस्टर फ्रॉम सेबी। एएसबीए एप्लीकेशन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए, पिछले सेशन में हम देख चुके हैं। देन ऑल्सो देर आर सर्टेन एंटिटीज जो कि डिबेंचर्स इश्यू करते हैं। डिबेंचर्स बॉन्ड्स का डिफरेंस क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। डिबेंचर्स में वी हैव व्हाट, सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी इंक्लूडेड होता है, बट बॉन्ड्स में मोस्टली सिक्योरिटी नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, इफ यू हैव आइडिया कि और भी क्या डिफरेंसेस है, यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में आपको बताना चाहिए। डिबेंचर्स मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट से, इनसे रिलेटेड इशू किए जाते हैं। तो डिबेंचर्स काफी बार लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एंड जब ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं एंड द टर्म एक्सीड्स 18 मंथ्स, यू नीड अ डिबेंचर ट्रस्टी। ट्रस्टी इज गोइंग टू हैंडल द फंक्शन, जो भी फंक्शंस है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शंस, उनको ट्रस्टी हैंडल करेगा, ट्रस्टी, ठीक है। ट्रस्टी जो है वो हैंडल करेगा ट्रांजैक्शंस और पैसों के लेन देन से रिलेटेड एक्टिविटीज को, राइट। तो मर्चेंट बैंकर जो है वो डिबेंचर ट्रस्टी, अगर 18 मंथ से ज्यादा का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, डिबेंचर इशू किया हुआ है, उसका मैच्योरिटी पीरियड है, in that case merchant banker actually has to provide debenture trustee there, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी को इन्हें हायर करना होगा जिस भी कंपनी ने ये किया है।
अब ये डिबेंचर ट्रस्टी कौन हो सकता है? मर्चेंट बैंकर खुद ही क्या डिबेंचर ट्रस्टी की तरह एक्ट कर सकता है? नहीं, मर्चेंट बैंकर को एक ट्रस्ट एज अ सब्सिडियरी एस्टैब्लिश करना होगा एंड देन दिस ट्रस्ट कैन एक्ट एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। दिस कैन नॉट हैपन कि डायरेक्टली एक्ट कर रहा हो बट द ट्रस्ट कैन एक्ट एज डिबेंचर ट्रस्टी। ये रूल्स है एंड दैट हैज टू बी फॉलोड। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। यहाँ पर जब मैनेज कर ही रहे हैं तो पूरा पोर्टफोलियो क्यों ना मैनेज किया जाए? जो भी कंपनी है जिसने सारा का सारा इशू किया है एंड दैट कंपनी ऑल्सो टेक्स अप शेयर्स और अलग अलग तरीके से फंड्स जो है कहीं कहीं से उठाते हैं, तो पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम भी मर्चेंट बैंकर कर सकता है। एंड ऑल्सो फॉर दैट इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है विथ सेबी रेगुलेशन जो 1993 में आए थे। अब एक्टिविटीज का डिस्कशन हम कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स दैट इज द इशू मैनेजमेंट। जो भी सिक्योरिटीज इशू किए जा रहे हैं, आई होप बाय नाउ यू नो व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये इशू कर रहे हैं, देन दैट हैज टू बी मैनेज। ठीक है, मैनेज करने का मतलब है ये जो मर्चेंट बैंकर है वो लीड मैनेजर, लीड मर्चेंट बैंकर बन जाते हैं। लीड का मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मर्चेंट बैंकर सारे चीजों को एकदम अपने अंडर मैनेज करते हैं एंड देन ये मर्चेंट बैंकर किसी और मर्चेंट बैंकर के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं फॉर सम माइनर फंक्शंस, लेकिन देयर इज दिस लीड, एक इंपॉर्टेंट मर्चेंट बैंकर होता है, तो वो उसकी क्या एक्टिविटीज है? प्रायर कंसेंट स्टॉक एक्सचेंज पे ये सिक्योरिटीज जाने हैं, आईपीओ जाना है आपको तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ बातचीत, मैनेजर्स को अपॉइंट करना, एडवाइस करना, प्रोस्पेक्टस फाइल करना, एप्लीकेशन देना, एडवर्टाइज करना इशू को, एंड प्री एंड पोस्ट इशू फंक्शंस होते हैं। इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि इशू करने से पहले कि स्टॉक एक्सचेंज पर आपका जो कंपनी का आईपीओ चला गया उससे पहले क्या क्या करना होगा। ऑब्वियसली इशू का जो प्रोस्पेक्टस है, कितने आपको किस तरह के इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर चाहिए, बॉन्ड इश्यू करना है या फिर क्या उससे रिलेटेड एडवाइस, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको इश्यू करने हैं, यानी कि कितने आप शेयर्स, बॉन्ड्स, कितने नंबर कितना है, और ये सारी चीजें, टाइम ऑफ रिलीज के ऑफर डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, मार्केटिंग एंड अंडर राइटिंग। अब ऐसे तो सीधा सीधा तो आप इश्यू नहीं करोगे, कौन खरीदेगा, तो थोड़ी मार्केटिंग भी करनी होती है एंड ऑल्सो यू हैव टू डू अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है कि वो जो शेयर्स है, बॉन्ड्स है, जो भी है उसके बारे में एक तरीके से एडवाइजरी या फिर एक तरीके से उसको असेस किया जाता है कि हाउ वर्दी इज इट टू इन्वेस्ट हियर। तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस भी आता है, अरे हाँ इस मर्चेंट बैंकर ने ये कहते हैं, लेट्स से एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है, एसबीआई ने कह दिया कि इट इज वर्दी टू इन्वेस्ट, तो ऑब्वियसली इट विल बी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड इवन ये जो एसबीआई है दैट इज आल्सो गोइंग टू बाय सम ऑफ द इश्यूज। ठीक है, अगर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहा है तो वो कंपनी जो भी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू बाय, बट देन अंडरराइटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स वगैरह यूज करके, एंड देन प्राइसिंग भी डिसाइड किया जाता है। अब पोस्ट इश्यू फंक्शंस के फाइनल अलॉटमेंट, रिफंड, ये भी हैंडल करते हैं। आपने जो है अलॉटमेंट के लिए अपना एप्लीकेशन दिया, देन आपको अलॉट हुआ एंड देन अगर आपको अलॉट नहीं हुआ उसको रिफंड जाना चाहिए। ठीक है, पैसे तो आपके पास आ गए लेकिन रिफंड जाना चाहिए, तो वो भी देखा जाता है। एंड ऑल्सो कैलकुलेशन अंडरराइटर्स की जो भी लायबिलिटीज हैं, लेट्स से उसे आउटसोर्स किया गया, देन सिक्योरिटीज की लिस्टिंग किस तरीके से। द सेकंड थिंग इज बैंकर्स टू द इश्यू, सो दिस मर्चेंट बैंकर्स कैन बिकम बैंकर्स ओनली जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है वो कैरी आउट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो पेमेंट है डिविडेंड्स का वो असाइन करना और फिर रिफंड्स वगैरह देखना, दैट इज द वर्क ऑफ द मर्चेंट बैंकर with respect to this. Okay, now let us see this question, which among the following statement is correct with respect to merchant bank? A certificate of registration for SEBI is to be obtained by category 1 2 3 4 merchant banker. ठीक है, तो हमने कैटेगरी 1 2 3 4 की बात अभी तक की नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन की जरूरत हर एक मर्चेंट बैंकर को होती है विथ सेबी, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मर्चेंट बैंक कैन डायरेक्टली बी ए ट्रस्टी, डायरेक्टली ट्रस्टी नहीं बन सकता, ये हम देख चुके हैं, बट ट्रस्ट को एज ए सब्सिडियरी एस्टैब्लिश करके मर्चेंट बैंक ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी एक्टिविटीज कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो वन इज ओनली द करेक्ट थिंग, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो कुछ एक्टिविटीज हम देख चुके हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। तो डिबेंचर ट्रस्टी जब ये बनता है, जब कब बनेगा, अगर डिबेंचर्स इशू
किए जा रहे हैं, एंड दैट टू उनका जो टेन्योर है वो 18 मंथ से ज्यादा है, ओनली देन डिबेंचर ट्रस्टी इज रिक्वायर्ड। 17 मंथ्स है तो जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ क्या क्या एक्टिविटीज है, एक इंटरफेस बनता है बिटवीन जो होल्डर्स है डिबेंचर के एंड द कंपनी, एक इंटरफेस बनता है ये जो भी डिबेंचर ट्रस्टी है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज देख रहा है, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो सिक्योर द रिपेमेंट, ये सारे जो काम है वो इसके हैं, ठीक है। तो डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो पेमेंट उसकी हो रही है या नहीं, और पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह हैंडल किए जाते हैं। डायरेक्टली बैंक जो है डिबेंचर ट्रस्टीज नहीं बन सकते, एज आई टोल्ड यू। अगर वो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हो और वो मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन का एक और सब्सिडियरी या फिर सब्सिडियरी अगर है तो उसका एक सब्सिडियरी ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है, एंड देन दैट ट्रस्ट कैन बी डिबेंचर ट्रस्टी। आई होप दैट इज क्लियर। अंडर राइटिंग की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 1 जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो मेनली अंडर राइटिंग कर सकते हैं, एंड देयर आर अदर्स ऑल्सो, वी विल हैव अ लुक एट देम। और मिनिमम अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन इनकी 5% होनी चाहिए। अगर कोई इश्यू ये कर रहे हैं तो जो भी वो अंडरराइटिंग कर रहे हैं पूरा का 5%, जो भी इश्यू मैनेज कर रहे हैं वो, तो उसका पूरा का 5% अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन उनके पास होता है। यानी कि पूरा का 5% जो शेयर्स हैं या फिर 5% जिस तरीके से फंड्स हैं उसकी अंडरराइटिंग उन्हें करनी होती है, जो भी इश्यूज उन्हें वो कर रहे हैं। 25 लाख का जो है यहाँ पर लिमिट है, विच एवर इज लेस, ठीक है। इश्यूज अंडर चैप्टर 10A, तो चैप्टर 10A के अंदर सेबी ने बताया है कि आप सेबी के रेगुलेशन से, उसका चैप्टर 10 है। रेगुलेशंस किससे रिलेटेड, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के रेगुलेशंस हैं 2009 के। उसके चैप्टर 10 में कुछ बताया गया कि ये अगर इश्यूज आप कर रहे हो, इस तरह के इश्यूज अगर आप कर रहे हो, देन देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर मर्चेंट बैंकर, ठीक है। अब ये मर्चेंट बैंकर क्या कर सकता है, अंडर राइटिंग खुद कर सकता है ओन अपने से, या फिर ये किसी और मर्चेंट बैंकर को हायर कर सकता है, उस मर्चेंट बैंकर से करवा सकता है, ठीक है। तो जब ये चीज होती है किसी और मर्चेंट बैंकर से ये करवाते हैं, तो ऐसे में ये ओन या मर्चेंट बैंकर से थोड़ा सा करवाया है, ये जो अंडर राइटिंग है दोनों मिलकर, ये सारे मिलकर एटलीस्ट 15% अंडर राइटिंग इन्हें खुद से करनी होती है, ठीक है। तो लेट्स से बहुत सारे सिक्योरिटीज है अलग अलग टाइप्स के, उनमें से 15% जो सिक्योरिटीज है उनकी अंडर राइटिंग इन्हें करनी है। और ये सिक्योरिटीज अगर चैप्टर 10 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2009 के जो हैं, जो रेगुलेशंस मैंने बताया, वो वाले सिक्योरिटीज अगर इशू किए गए, लेट्स से शेयर्स है, इस चैप्टर 10 में शेयर्स है, तो अगर शेयर्स इशू किए जा रहे बाय अ कंपनी, उसकी अंडरराइटिंग अपने से या फिर किसी और मर्चेंट बैंकर से करवाना होगा, एंड वो पूरी कंप्लीट अंडरराइटिंग 15% की होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज, 100 टाइप्स के सिक्योरिटीज उन्होंने इशू किए हैं, तो उनमें से 15 टाइप्स जो है उन्हें डेफिनेटली इन्हें देखना होगा, अंडरराइटिंग उसकी करनी होगी। और इस अंडरराइटिंग में क्या क्या एसेस किया जाता है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इससे आपको अंडरराइटिंग और क्लियर होगा। जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट किया जा सकता है या नहीं, जिसके लिए पैसे ले रहे हैं ये प्रोजेक्ट एक्चुअली करेंगे या नहीं, और उसके बेसिस पर प्रॉफिट जो जनरेट होगा दैट विल डिपेंड। प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ पर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रमोटर्स कौन कौन है, ऑल्सो पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। प्रमोटर्स के प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है, एंड इस कंपनी एंड प्रमोटर्स के पास्ट परफॉर्मेंस पे किस तरीके से वो अभी के प्रॉफिट्स को हैंडल करेंगे, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये चीजें देखी जाए और अंडरराइटिंग में इसका इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब देयर इज अ मॉनिटरिंग एजेंसी, ये जो मॉनिटर जो इश्यूज है उसके प्रोसीड्स को मॉनिटर करने का काम भी मर्चेंट बैंकर्स करते हैं, ठीक है। ये खुद मॉनिटरिंग एजेंसी बनते हैं। तो ये कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं हो रहे मॉनिटरिंग एजेंसी जब बन रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी होगा, if they are doing merchant banking activities, they can do monitoring, the work of monitoring agency also. 500 करोड़ से ज़्यादा का अगर इश्यू है देन मॉनिटरिंग एजेंसी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अमाउंट का इश्यू है, सो दे नीड अ मॉनिटरिंग एजेंसी। और ये प्रोसीड्स कलेक्टेड प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज, इतना पैसा ले रहे हो आप बट प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, मॉनिटरिंग एजेंसी ये देखेगा। कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट का, और वो सेबी को रिपोर्ट करना, ट्रैक रखना, एक्सपेंडिचर किस तरीके से हो रहा है। तो एसेंशियली पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं,
इस चीज़ को मॉनिटर करने का काम भी मर्चेंट बैंकर कर सकते हैं, एंड ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही होने चाहिए जो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बिकॉज मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, अदर एंटिटीज़ भी कर सकते हैं, पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड एंड ऑल वी हैव सीन, तो नॉट दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ही मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ जब कर रहे हैं तो दे कैन बिकम मॉनिटरिंग एजेंसी। अदर सर्विसेज क्या है, कॉर्पोरेट काउंसलिंग एडवाइजरी वगैरह देना लोन्स वगैरह के लिए, ऑल्सो प्रोजेक्ट एडवाइस देना, प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनवाना, प्रोजेक्ट कैसे करना है, कैसे प्रॉफिटेबल होगा, दैट ऑल्सो दे हेल्प, प्रोजेक्ट अप्रेजल, रिसोर्स रेजिंग, लेट्स से उन्होंने रिसोर्स ऑलरेडी पैसे जो है उठाए, अब फिर और पैसे उठाने, तो दैट ऑल्सो कैन बी हेल्प्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के साथ वो टाई अप कर सकते हैं। इसके अलावा लोन सिंडिकेशन, जहां पर लोन सिंडिकेशन का मतलब है कि अलग अलग सोर्सेज से लोन को जो है लेकर आना, तो मर्चेंट बैंकर्स के कई सारे कनेक्शंस होंगे, तो मर्चेंट बैंकर कैन हेल्प इन दिस एक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, लेट्स से मैं अभी चाहूँ कि मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो आई कैन नॉट डू दैट, कौन देगा? ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर को मैंने हायर किया एंड वो मर्चेंट बैंकर अलग अलग जगह से लोन के पैसे जो है लेकर आने का काम कर रहा है। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स के साथ ये फॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑल्सो एनआरआईज जो हैं उनको फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब सेबी के रेगुलेशंस क्या है, सर्टिफिकेशन चाहिए भाई। अब यहाँ पर हम 4 कैटेगरीज के जो मर्चेंट बैंकर्स है और उनके एक्टिविटीज क्या है वो देख लेंगे। तो टॉप में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व जो मर्चेंट बैंकर है वो कैटेगरी 1 का मर्चेंट बैंकर सबसे ज्यादा किसी भी कंपनी के इश्यू मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहता है। लेट्स से इश्यूज जो है मैनेज किए जा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन रहता है? कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 इश्यू मैनेजर होता है। ठीक है, इश्यू जब किया गया है, शेयर्स लेट्स से इशू किए गए हैं, शेयर्स लाए गए हैं इन द मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे, तो हु इज गोइंग टू बी देयर? कैटेगरी 1 विल बी मर्चेंट बैंकर जो है वो एक्चुअली यहाँ पर इश्यू मैनेजर बनता है। सो दैट इज द थिंग। इसके अलावा कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर के फंक्शंस भी वो कैरी आउट करता है। कैटेगरी 2 को मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर ये बनता है, राइट। कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर कैन नॉट बी इश्यू मैनेजर, इश्यू मैनेजर नहीं होता है, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। अच्छा आपने ये इशू किया, अच्छा आपने ये खरीदा, इस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। इश्यू मैनेजर का को मैनेजर हो सकता है, उसे हेल्प करने वाला मैनेजर हो सकता है, जो भी कैटेगरी 2 का है। तो ऐसे लेवल घट रहा है, ठीक है। और ये कैटेगरी 3 के सारे फंक्शन जो है वो भी कैरी आउट कर सकता है। अब कैटेगरी 3 मर्चेंट बैंकर क्या कर सकता है? ना को मैनेजर, ना पोर्टफोलियो मैनेजर, ना इश्यू मैनेजर, कोई इसी तरह का मैनेजर नहीं होगा, बट ये अंडर राइटर खाली होगा। ठीक है, अंडर राइटर, और उसके साथ साथ ये कैटेगरी 4 के जो फंक्शन है वो भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो अंडर राइटर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बस ये बता देगा हाँ अच्छा है कि नहीं, शेयर्स अच्छे है कि नहीं, बस ये बता देना और फिर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना, बस इतना ही काम है। इश्यू मैनेजमेंट, पूरे मैनेजमेंट वाले काम, इंपॉर्टेंट काम में वो नहीं आ रहा है। कैटेगरी 4 के फंक्शंस क्या है? अब ये सिर्फ एडवाइस, काउंसलिंग ये देगा। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके इश्यू से रिलेटेड एडवाइस देना, कंसल्टेंसी देना, कंसल्ट आप कर सकते हो उनसे विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एक्टिविटीज, बस। ठीक है, तो कैटेगरी 4 एडवाइजर, कंसल्टेंट ये एक्टिविटीज कर सकता है। अब कैटेगरी 3 क्या? अंडर राइटर हो सकता है, एडवाइस भी दे सकता है, कंसल्टेंसी भी कंसल्ट भी कर सकते हो आप उससे। कैटेगरी 2 क्या? को मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर भी हो सकता है, अंडर राइटर भी हो सकता है, एडवाइजर, कंसल्टेंट भी हो सकता है, ये सारे इंक्लूडेड, इस वजह से सर्कल आप देख रहे हो। ठीक है, कैटेगरी 1 में क्या आता है? ये सब कुछ इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो इश्यू मैनेजमेंट भी कर सकते हैं वो, इट इज नॉट दैट कि ओनली इश्यू मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। एंड इसके अलावा सेबी का और भी रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 के जो मर्चेंट बैंक है, सिर्फ कैटेगरी 1 का दिया हुआ है इन आर बुक, सो इनके पास 5 करोड़ रुपीस नेटवर्थ जरूर होना चाहिए, देन ओनली दे कैन कैरी आउट दीज थिंग्स। क्वालिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन फाइनेंस, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कैपिटल एडिक्वेसी, पास्ट ट्रांजैक्शंस का ट्रैक वगैरह देखा जाता है बिफोर इशूइंग द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन देने से पहले। अब मर्चेंट बैंकर के पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वो जो भी मर्चेंट बैंकर है, द मर्चेंट बैंकर शुड नॉट कैरी आउट एनी ऑफ द बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज एक्टिविटीज जो है वो नहीं करना। ठीक है, तो ये मर्चेंट बैंकर ने खुद ही अंडर राइटिंग की, खुद ही इशू पूरा मैनेज किया, और फिर वही जो शेयर है वो खुद अपने लिए खरीद ले रहा है, तो दैट कैन नॉट बी डन बिकॉज यू हैव अ ग्रेट आइडिया उस शेयर्स का किस तरह का ट्रेंड रहेगा, आपको बहुत आइडिया है, तो यू शुड नॉट बाय खुद से, उसे बाय नहीं करना है। बिजनेस एसोसिएशन एसोसिएट
अदर देन सिक्योरिटीज मार्केट के अलावा किसी और के साथ बिजनेस एसोसिएशन उनका नहीं होना चाहिए। बट ये चीज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होती, क्योंकि बैंक्स का इंश्योरेंस वालों के साथ, पेंशन वालों के साथ, सभी के साथ एसोसिएशन रहेगा, तो बैंक्स वाले हो सकते हैं। बट अदर देन दैट देयर आर एंटिटीज जो पीपल हैं, पार्टनरशिप्स हैं, वो एस्टैब्लिश करते हैं, तो उनका बिजनेस एसोसिएशन खाली सिक्योरिटीज मार्केट एंटिटीज के साथ होने चाहिए। और एक कंप्लायंस ऑफिसर को उन्हें जो है बैठाना पड़ेगा जो मॉनिटर कर रहे हैं प्रिवेलिंग रेगुलेशंस। तो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज जो भी कर रहे हैं वो, और विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कंपनीज, वो मर्चेंट बैंकर्स जो भी डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक कंप्लायंस ऑफिसर होने चाहिए जो कि बताए कि जो अभी के सेबी के रेगुलेशन है उसके हिसाब से तुम एक्टिविटीज कर रहे हो या नहीं। और भी एक्टिविटी और भी रेगुलेशंस जो इस तरह के एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं उनसे रिलेटेड भी। ठीक है, अब इनका कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि हाउ दे हैव टू बिहेव, हाउ दे हैव टू कैरी आउट देयर फंक्शंस, अबाइड बाय द रूल्स, सेबी के जो रूल्स है, डेवलप इट्स ओन इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मर्चेंट बैंकर को खुद से अपने इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना होगा। दैट वाज मर्चेंट बैंकिंग। नाउ let us answer this question. In terms of SEBI guidelines, all debenture issues of the companies with the maturity period exceeding dash are required to have debenture trustee. ठीक है, डिबेंचर्स अगर आप इश्यू कर रहे हो इससे ज्यादा टेनोर के, कितना से ज्यादा टेनोर के डिबेंचर्स इश्यू करने पे आपको डिबेंचर ट्रस्टी की जरूरत होती है। यू नीड डिबेंचर ट्रस्टी इफ योर इश्यू इज हैविंग अ टेनोर मोर देन 18 मंथ। सो डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डेरिवेटिव्स मार्केट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही आराम से हमें सारी चीजें समझ में आएंगी, राइट। तो हियर वी विल बी टॉकिंग कि डेरिवेटिव्स एक्चुअली है क्या, और ये डेरिवेटिव्स मार्केट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड हियर। फर्स्ट तो डेरिवेटिव्स मार्केट होते क्या वो समझना है। तो डेरिवेटिव मार्केट की डेफिनेशन, एसेट्स क्या है, एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर मार्केट्स के बारे में हम देखेंगे, पार्टिसिपेंट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही सरलता से टाइप्स हम देखेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्यूचर ऑप्शन स्वैप्स, 4 तरह के जो डेरिवेटिव्स उनके बारे में हम देख लेंगे। एंड ऑल्सो रेगुलेशन देखेंगे, आरबीआई के रेगुलेशंस किस तरीके से हैं, स्पेसिफिकली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से रिलेटेड। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, बिकॉज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये जो टर्म है आप पहले भी सुन चुके होंगे। दिस एक्टिविटी हैज बीन, इसके वजह से कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो चुके हैं। ठीक है, फॉरेन में। तो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। सो आरबीआई ने अपना जो रेगुलेशन है काफी सीरियसली लेकर इस चीज को बहुत ज्यादा हैंडल किया। आईएसडीए एग्रीमेंट भी देखेंगे एट द एंड। ठीक है, तो व्हाट इज आईएसडीए एग्रीमेंट, किस चीज से रिलेटेड है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स मार्केट, फर्स्ट थिंग टू डू हियर इज टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ये टर्म पहले समझते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मीन्स डिराइव, डिराइव समथिंग। ठीक है, डिराइव करने का मतलब उसका खुद का कुछ नहीं है, वो किसी और से डिराइव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक शेयर्स। ठीक है, कंपनी के शेयर्स है, तो अगर कंपनी का शेयर आपके पास है और लेट से कंपनी बंद हो गई, तो क्या शेयर लेके आप कुछ करोगे? कुछ होगा आपका, कुछ कहीं से कोई पैसे दे देगा। कंपनी का शेयर आपके पास है, कंपनी बंद है, आज के डेट में कंपनी इज क्लोज्ड, तो क्या शेयर पर आपको कुछ मिलेगा, कुछ डिविडेंड मिलेगा, कोई आपको पैसे देने वाला है, कोई खरीदने वाला है उस शेयर को? नहीं। ठीक है, तो जब कंपनी का ही अस्तित्व नहीं है तो शेयर का नहीं है। तो शेयर का खुद का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। इट हैज नो आइडेंटिटी ऑफ इटसेल्फ, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू एंड आइडेंटिटी फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, आइडेंटिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है? इट इज डिराइविंग इट आइडेंटिटी फ्रॉम द कंपनी। और ये वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा है? इसकी वैल्यू क्या है? शेयर की वैल्यू क्या है भाई? डिविडेंड जो मिलेगा दैट इज द वैल्यू। ठीक है, पैसे हमने 100 रुपए दिए, शेयर को खरीदा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 101 रुपए तो मुझे मिले। ठीक है, दैट इज अ वेरी बैड काइंड ऑफ बार्गेन, बट यस एटलीस्ट थोड़ा सा तो प्रॉफिट हो। तो जो 1 रुपए प्रॉफिट का आप सोच रहे हो वो तभी होगा, अगर डिविडेंड आपको तभी मिलेगा अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा। कंपनी लॉस में जा रही है और आप कह रहे हो कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो होगा क्या? नहीं होगा। तो कंपनी के प्रॉफिट से इस शेयर की वैल्यू जुड़ी हुई है, कंपनी का प्रॉफिट होगा तभी इस वैल्यू का अस्तित्व है, वरना इसका अस्तित्व ही नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ द शेयर। 100 रुपीज दिए और फिर डिविडेंड में आपको 90 रुपीज वापस आ रहे, बट 10 रुपीज तो लॉस हो गया मेरा, क्या फायदा हुआ? ये बेकार कंपनी थी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो इट डिराइव्स इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम द कंपनी, वरना इसका अस्तित्व ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट। सो शेयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव्स ऐसे ही होते हैं कि ये वैल्यू डिराइव करेंगे किसी और एंटिटी से, किसी और अंडरलाइंग, जो भी ये कंपनी का प्रॉफिट है, दिस इज द अंडरलाइंग एसेट। इसे क्या कहते हैं? अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो अंडरलाइंग एसेट टर्म आपको याद कर लेना चाहिए। अंडरलाइंग एसेट से डेरिवेटिव इज गोइंग टू डिराइव इट्स वैल्यू, राइट। अभी यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स से देयर इज अ फार्मर। ये फार्मर टोमेटोस जो है वो ग्रो करता है अपने फार्म में, एंड देयर इज अनदर केचप कंपनी का ओनर है, लेट्स से। ठीक है, केचप कंपनी का ओनर है, वो है। अब आज के डेट में टोमेटोस 100 रुपीज़ पर केजी जो है बिक रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, अब झगड़ने मत लगना मेरे से। तो यस, 100 रुपीज़ बिक रहे हैं। तो फार्मर को लग रहा है ये जो मैंने पेड़ उगाए हैं, क्रॉप्स मेरे हैं, 3 महीने बाद जब ये ग्रो होगा, आज के डेट में तो 100 मिल रहा है, 3 महीने बाद आई थिंक इसका वैल्यू जो है 50 रुपीज़ घट जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा है, 100 तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो ये 50 रुपीज़ को घट जाएगा। इस स्पेसिफिक फार्मर को ऐसा लग रहा है। अभी केचप कंपनी को क्या लग रहा है? लेट्स से केचप कंपनी को आज के डेट में पता है कि 100 रुपीज़ है, बट ये सोच रहे हैं कि अरे मुझे 3 मंथ्स बाद जो है अपना स्टॉक फिल करना है, इन्वेंट्री फिल करनी है, टोमेटोस मुझे खरीदने हैं। ऐसे में 3 महीने बाद मुझे लग रहा है कि इसके प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन तो यार आते रहता है, राइट। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स गलत नहीं है, हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है उस समय कुछ हो। ठीक है, तो केचप कंपनी वाले को लग रहा है कि 150 हो जाएंगे, इसको लग रहा है कि 50 हो जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, तुम मुझे मिले, मैं तुम्हें मिला, और फिर क्या होता है, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कर लेते हैं कि तुम्हें 3 महीने बाद बेचना है, तुम्हें 3 महीने बाद खरीदना है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 3 महीने बाद अगर बेचा जाएगा तो कितने पे बेचा जाएगा? 100 रुपीज़ पे ही। तो फार्मर को लग रहा है अरे मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्राइस जो है कम होने वाला। अभी केचप कंपनी वाले को लग रहा है 100 रुपीज़ पे बेचा जाएगा, वो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 150 ये प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है इसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सिंपल। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड का मतलब क्या है? आगे, फ्यूचर में ये एग्जीक्यूट होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इसका रेट हमने कब डिसाइड किया? अभी डिसाइड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए रेट डिसाइड कर लिया कि 100 होगा, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व क्या किससे है? टोमेटोस से। टोमेटोस अगर जाएंगे ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्जाम्पल फॉर अ डेरिवेटिव। आई होप दैट इज क्लियर। आगे और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और भी एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए हैं वो भी देखेंगे। सो कंपनी शेयर्स है वैल्यू दे डिराइव फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करना है? अरे इश्यू मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकर के जो हमने बात की, उनको पैसे देने, बस बाकी पैसे हमारे पास आ रहे हैं। हमने शेयर्स इशू किए तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं मेरे पास। तो नो और लिटिल, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है इनिशियली। सेटलमेंट इसका जो है फ्यूचर डेट पे होता है, फ्यूचर डेट पे कुछ जो है इसकी वैल्यू वगैरह डिसाइड करके इसकी सेटलमेंट होती है। डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, सो कंपनी शेयर्स की जब हमने देख ली, तो जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे क्या आपको डिविडेंड मिल जाता है, खत्म, कहानी खत्म होती है? नहीं, आप उसे होल्ड करते हो 1 महीना 2 महीना, जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड है, या फिर उसके आगे तक भी आप होल्ड करोगे, या फिर किसी को बेचोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू। तो इस वजह से फ्यूचर डेट पे ये सेटल हो रहा है, पैसे आपको मिल रहे हैं, तो दैट इज द थिंग। तो वैल्यू जो डेरिवेटिव डिराइव करते हैं, सो शेयर्स के बारे में हमने देखा, दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डेरिवेटिव। ठीक है, जनरली बहुत टाइप्स के हैं, सब में ये चीज अप्लाई होती है। तो जनरली डेरिवेटिव इज समथिंग जिसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से मिल रहा है। अब ये अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, एक तो कंपनी का प्रॉफिट दिया मैंने आपको एग्जांपल, दूसरा टोमेटो दिया। तो अंडरलाइंग एसेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं, या फिर फिजिकल एंड रियल जो चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं, कमोडिटीज हो सकती हैं। तो अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। ठीक है, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि इतने 3 महीने बाद मुझे लोन चाहिए, और उसका इंटरेस्ट रेट जो है 10% ही होगा। किसी और ने कहा ठीक है दे दूंगा, राइट, 10% पे। इसे लग रहा है कि 10% से ये कम गिरने वाला है, इसे लग रहा है 10% से ज़्यादा होने वाला है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राइट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, सिंपल। ठीक है, सिक्योरिटी प्राइस हो सकता है, सिक्योरिटीज अगर 3 महीने बाद मुझे खरीदने, प्राइस इतना रखो, ये रखो, इस तरीके से। ये मेनली ऑप्शंस
से डील करता है। तो ऑप्शंस क्या है अगर हम देखेंगे तो वी विल गेट टू नो। कमोडिटी प्राइस पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, ठीक है, आज के डेट में फॉरेन एक्सचेंज कितना है, एक डॉलर के सामने लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 80 रुपीज़। तो मुझे लग रहा है कि 3 महीने बाद ये 90 हो जाएगा और फिर मेरे लिए महंगा पड़ेगा। दूसरे को लग रहा है कि 3 महीने बाद अगर मैं दूंगा डॉलर और ये एक्सचेंज करूंगा तो 70 हो जाएगा और मेरे लिए ये चीज़ जो है डॉलर्स देना फिर अच्छा नहीं होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि 3 महीने बाद मुझे जो है $1 80 रुपीज़ पे देना। इसको लग रहा है इसका प्रॉफिट हो रहा है, इसको लग रहा है देने वाले को लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट इज द थिंग। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंडेक्स ऑफ प्राइस, वेरियस इंडिसेस से क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड भी हो सकता है। नो और लिटिल यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सेटलमेंट इसका फ्यूचर डेट पे होता है। वी हैव सीन ऑल ऑफ दीज। सो इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर हो रहा है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है 1956 का, उसमें भी डेरिवेटिव को डिफाइन किया गया है। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, शेयर है, लोन है। इसके बेसिस पर आपका जो है सिक्योर डेरिवेटिव का वैल्यू डिराइव हो रहा है। वैल्यू जो है डिपेंड कर रहा है, वैल्यू जो भी डिराइव हो रहा है डेरिवेटिव का, दैट इज बेस्ड अपॉन प्राइस और इंडेक्स ऑफ प्राइसेस। अंडरलाइंग सिक्योरिटीज का जो प्राइस है, वैल्यू है, उससे डिराइव कर रहा है। सेम थिंग जो हमने डिस्कस किया वो इस एक्ट में दिया हुआ है। अब फीचर्स क्या है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी सीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। ये 4 तरह के टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल। कमोडिटीज क्या हो सकते हैं, मेटल्स, बुलियन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्रूड। ठीक है, तो कमोडिटीज के बारे में हम जो है जनरल इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। वी विल नॉट बी गोइंग डीप। हम ये वाला पार्ट देखेंगे जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव्स, अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं इन डेरिवेटिव्स का, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स वी विल नॉट बी डिस्कसिंग, ऑब्वियसली बुक में भी नहीं दिया है। सो दैट इज द थिंग। हिस्ट्री क्या है डेरिवेटिव्स की, ये इतना तेज चतुर चालाक आइडिया आया कहाँ से? तो ओरिजिनेट ये हो रहा है बार्टर सिस्टम से, वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। उस समय वाइन, ग्रेन्स वगैरह जो है करेंसी के रूप में यूज़ किया करते थे। और बार्टर, आप मुझे जो है चप्पल दो, मैं आपको वेजिटेबल्स देता हूँ, तो दैट इज़ अ बार्टर। तो ये बार्टर वहाँ से शुरू हुआ और फिर हमने सोचा कि बार्टर अगर फ्यूचर में करना हो तो हम अभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वहाँ से डेरिवेटिव शुरू हुआ ना। 4500 BC वहाँ से जो है अकाउंटिंग वगैरह शुरू हुई। उस समय से इसका जो बहुत ही पुराना फॉर्म है, सुमेर नाम की रीजन, टाइग्रिस यूफ्रेटिस, आज के डेट में यूरोप में ये है, वहाँ पर क्ले राइटिंग टेबल्स वगैरह जो है डेरिवेटिव्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। थेल्स ऑफ मिलेटस, ये पर्सन हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑयल डेरिवेटिव ट्रेडर जो बने। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए। अब सेकेंडरी मार्केट डेरिवेटिव्स का जो है राइस वगैरह से रिलेटेड भी, कि राइस, अगर हमने टोमेटो का देखा वैसे ही राइस बेचने का, ठीक है, ये चीज़ भी देखी गई। जापान में डोजिमा राइस एक्सचेंज खुला जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड है। शिकागो में एक एक्सचेंज खुला 1848 में जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहा है। अब बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन खुली और फिर डेरिवेटिव्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ करने लगे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग 1875 में हुआ, लेकिन कैश सेटलमेंट और ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह पे बैन लगा हुआ था। ऑप्शंस ट्रेडिंग अलग अलग कंट्रीज में हो रहे थे, बट इस पे बैन यहाँ पे लगा हुआ था। ऑप्शंस ट्रेडिंग पे बैन क्यों लगा है वो समझेंगे हम ऑप्शंस जब हम डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटीज लॉस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1995 का जो है ये बैन इसने हटा दिया। एंड इवन आज के डेट में ऑप्शंस यू कैन डू इन इंडिया ऑल्सो। एलसी गुप्ता कमेटी बनी 2001 में, इन्होंने सेबी को ने कंप्लीट अप्रूवल दे दिया डेरिवेटिव ट्रेडिंग से रिलेटेड और इनिशियली इंडेक्स रिलेटेड, यहाँ पर हमने देखा था इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स रिलेटेड, इंडेक्स के जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं जिस तरीके से, उसी हिसाब से फॉर एग्जांपल सेंसेक्स वगैरह के वैल्यूज़ जो है चेंज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए जाते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक है यहाँ ये चीज जो फ्यूचर्स वी विल डिस्कस, राइट। तो दीज आर द थिंग। अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकते हैं, कमोडिटीज, मेटल, ऑयल, गैस भी हो सकता है, बाई सेल करना, फॉरेक्स, बॉन्ड, शेयर, स्टॉक इंडेक्सेस, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हो सकते हैं, ओवर द काउंटर मनी मार्केट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर का मतलब क्या है, तो हमने देखा जो टोमेटो सेलर है, फार्मर है, तो टोमेटो बायर है, केचप, दोनों 3 महीने बाद खरीदना चाहते हैं, दोनों टोमेटो खरीदना चाहते हैं और दोनों 100 रुपए पे एग्री हो गए। हो सकता है ऐसा? रियल लाइफ में होता है क्या ऐसा?
होता है बट बहुत रेयर केसेस हैं, ठीक है। तो ये जो है सेलर हो गया, ये बायर हो गया, राइट। इस तरीके से डीलर्स भी कहे जाते हैं ये, राइट। तो इस तरह का अलग अलग नाम है, और ये एक दूसरे को अगर मिल गए तो वो एक दूसरे के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करके इस चीज को एग्जीक्यूट कर देंगे। बट इस सेल्डम हैपन्स, मतलब बहुत रेयरली होता है ये चीज कि एक दूसरे को मिल गए। तो ये एक दूसरे को जो मिल गए, ये चीज को हम ओवर द काउंटर कहते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो है उसे स्किप करके हमने ये चीज कर दी, ठीक है। और एकदम ओवर द काउंटर एकदम आए और फिर फटाफट से बायर सेलर एक दूसरे को मिले, उन्होंने कर दिया। तो एसेंशियली स्टॉक एक्सचेंज को जब स्किप किया जाता है दैट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है। स्टैंडर्डाइज जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं ये सारे क्या है, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। टर्म्स एंड रेगुलेशंस फिक्स्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होता है यहाँ पर कि अरे ये नहीं ये कर देते, ये नहीं ये करते, वो लॉस हो जाता है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, उसके हिसाब से करना होता है। यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। किसी ने कहा 3 मंथ्स, किसने कहा 3.5 मंथ्स, अगर दोनों एग्री करते हैं तो दे कैन गो फॉर इट। बट अगर उसमें स्टॉक एक्सचेंज पे आपने एक चीज कह दी है तो वो दैट विल रिमेन, ठीक है। तो जो भी रूल है वो रिमेन करता है, सो दैट इज अ थिंग। अब एक्सचेंज मेंबर्स यहाँ पर डीलर्स स्पेकुलेटर्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डीलर्स स्पेकुलेटर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर डीलर्स होते हैं, और परफेक्ट मैच फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, दैट इज़ द डिफरेंस। क्लियरिंग सेटलमेंट एफिशिएंट होता है, यहाँ पर क्लियरिंग हाउस वगैरह होते हैं। एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से ऑब्वियसली क्लियरिंग हाउस ये सब जुड़े हुए होते हैं, एंड आई होप यू नो व्हाट इज ए क्लियरिंग हाउस। यहाँ पर एसेट ओरिएंटेड जो है क्लियरिंग सेटलमेंट होता है ओवर द काउंटर में, क्योंकि यहाँ कोई भी क्लियरिंग हाउस वगैरह नहीं होगा। पता चला अगर सेलर ने मना कर दिया उस दिन आके, तो व्हाट इज द रेमेडी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन फिर भी लॉस तो हुआ, टाइम वगैरह लॉस होगा, केस होगा, ये वो, ठीक है, दैट इज है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होता है, जो हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड है फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है, कब होगा कब नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं, किया कि नहीं, पैसा कहाँ जा रहा है, सब कुछ। अब ओवर द काउंटर ट्रांसपेरेंसी नहीं होता। अब ट्रांसपेरेंसी है तो प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। प्राइवेसी नहीं है, आपके डिटेल्स सारे स्टॉक एक्सचेंज को पता है, सो दैट इज वन थिंग। दीज आर द डिफरेंसेस। अब पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, सबसे पहले तो हेजर, ये ऐसा व्यक्ति है जो कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। जैसे ये फार्मर था, दैट इज अ काइंड ऑफ हेजर। हेजर का मतलब है अपना जो रिस्क है उसे कम करने का काम कर रहे हैं। कैसे कम करेंगे, लॉस कैसे कम करेंगे, बाय गोइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कहा कि 3 महीने बाद मुझे इतने में बेचना है, दैट। तो हेजर क्या है, अपना लॉस कम करने का देखता है, और मेजरली जो भी डेरिवेटिव्स मार्केट है उसमें हेजर्स ही होते हैं। स्पेक्यूलेटर्स ये क्या करते हैं, ये लेट्स से ये टोमेटो वाला है और ये टोमेटो वाला इस केचप वाले को जानता नहीं है, तो बीच में आ जाएगा स्पेक्यूलेटर, ये इससे खरीदेगा और फिर किसी और समय पे इसको बेच देगा या फिर कुछ करेगा इस तरीके से, ठीक है। और इस चीज़ में स्पेकुलेटर क्या सोचता है कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, राइट। तो ये चीज़ करना, तो स्पेकुलेटर लिवरेज ऑन द फ्यूचर मूवमेंट्स इन प्राइस ऑफ एन एसेट, तो ये खरीद लेगा और फिर फ्यूचर में बेच देना या फिर कुछ दिन में 1-2 दिन में ऐसे बेच देना, इस तरीके से। तो फ्यूचर मूवमेंट जो प्राइस के होते हैं उनको स्पेकुलेट करके, ये एक्चुअली प्रोड्यूस करने वाला या फिर यूज करने वाला पर्सन नहीं है, ये पर्सन खाली इधर से उधर करके पैसे कमाता है, तो दैट इज स्पेकुलेटर। तो ये ट्रांजैक्ट फ्यूचर्स ऑप्शंस, इसमें ट्रांजैक्ट, और इस चीज़ में काफ़ी रिस्क होता है। तो फॉरवर्ड मार्केट जो है, जो कि एक्चुअली ओवर द काउंटर होता है, उसमें नहीं करते हैं फ्यूचर्स। तो लेट मी टेल यू, जो हमने देखा था ये टोमेटो वाला फार्मर एंड द बायर, ये दोनों बाहर मार्केट में मिलके अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है और स्टॉक एक्सचेंज पे जो है जो फार्मर है उसने ये रखा बिड की मुझे ये चीज़ बेचनी है 3 महीने बाद, तो ये बायर जो उसने देखा और उसने ये जो है उसे खरीद लिया। तो बायर सेलर एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये हो रहा है। सेम चीज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर, सिंपल, ठीक है। फॉरवर्ड कहते हैं अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ओवर द काउंटर है। सेम चीज स्टॉक एक्सचेंज में होगा तो फ्यूचर। तो फ्यूचर्स में क्योंकि ये सेफ है, स्पेकुलेटर के लिए थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए क्योंकि वो रिस्क उठा रहा है, ठीक है। बाई खरीदने बेचने का, क्योंकि खुद प्रोड्यूसर या बायर नहीं है, तो ही इज टेकिंग रिस्क। तो वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ही गोज इनटू फ्यूचर्स ओनली, ठीक है। फ्यूचर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है। ऑप्शंस में हाई लॉस एंड गेन यहाँ पे होता है, इवन दो इतना
सेफली जाने का कोशिश करता है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है उसमें लॉस एंड गेन हो सकता है, बिकॉज अनसर्टेनिटी है, वो पर्सन देगा नहीं देगा, ये देगा नहीं देगा, और उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, लॉस एंड गेन होता है। अब आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं, लेट्स से देयर इज वन मार्केट, वहां से जो है टोमेटो खरीद लिए या फिर किसी और को बेच दिया, किसी और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे जाके, किसी और मार्केट में जाके, किसी और कंट्री में बेच दिया। लेट्स से इंडिया में बेचने में 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, किसी और कंट्री में बेचने में 30 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, वो इस तरीके से बेच देगा। तो इस तरीके से एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जो प्राइस वेरिएशंस आ रहे हैं, ये एक्चुअल लूप होल्स है ग्लोबली एंड इवन इन इंडिया अगर ऐसा हो रहा है। एनएसई पे एक है, बीएसई पे एक और जो है प्राइस देखा जा रहा है, तो वो जो डिफरेंस है, लेट्स से खरीदने का प्राइस 100 रुपये का है एंड देन किसी और मार्केट में इसका प्राइस 150 सेम टाइम पे चल रहा है, तो ये यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, 50 रुपये इसे जो है प्रॉफिट हो गया, इसको डिलीवरी भी नहीं हुई और इमीडिएटली इसने बेच दिया, तो सीधा सीधा ये सारा इसको डिलीवर होगा, प्रॉफिट 50 रुपये इसको हो गया, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। ठीक है, लॉक इन प्रॉफिट कर लेते हैं ये इस तरीके से बाय क्या, आर्बिट्रेजर्स से क्या टर्म जुड़ा हुआ है, मार्केट। ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स में ये चीजें जो है करते हैं। स्पेक्यूलेटर्स से क्या है, फ्यूचर प्राइसेस। ठीक है, फ्यूचर प्राइसेस में वेरिएशन जो होते हैं उसके बेसिस पर ये कमाते हैं। हेजर्स क्या है, लॉस मिनिमाइजर्स हैं ये। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। देन वी हैव फंक्शंस, जहां पे सबसे पहले प्राइस डिस्कवरी होती है, जो एसेट से टोमेटोज की एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी होगी, इस तरीके से जो भी डिमांड एंड सप्लाई है उससे तो होगी ही। अब ये जो कमोडिटी मार्केट है उससे भी प्राइसेस जो है डिसाइड होते हैं। रिस्क ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ये रिस्क जो है ट्रांसफर हो रहा है, राइट। द बायर जो है उसको ट्रांसफर हो रहा है, सेलर को ट्रांसफर हो रहा है, इस तरीके से रिस्क ट्रांसफर और क्लियरली आगे समझेंगे। हेजिंग जो है यहाँ पर हो रही है, सेफ्टी आप कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे कम है, अगर आप फ्यूचर्स के थ्रू जा रहे हो या फिर आप फॉरवर्ड्स के थ्रू जा रहे हो तो और कम है। अनअवेलेबल एसेट जो है उनके लिए भी एक्सेसिबल होता है, हायर लीवरेज होता है, यानी कि यहाँ पर आप जो है खर्च बहुत कम कर रहे हो बट यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, खर्च कम कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बट गेनिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, प्राइस डिस्कवरी यस, ट्रांसफर ऑफ रिस्क यस, हेजिंग प्राइस रिस्क एब्सोल्युटली, लोअर लीवरेज नो, हायर लीवरेज होता है, यानी कि खर्च कम प्रॉफिट ज्यादा, राइट। तो ये चीज जो है हायर लीवरेज यानी कि आपको प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज हो रहा है। तो 1, 2 एंड 3 ए विल बी द राइट आंसर, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पर हमने देखा था, तो देयर आर कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। हमने कहा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स पे करेंगे। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में देयर आर 2 टाइप्स, अगेन हमने देखा एक्सचेंज ट्रेडेड, ओवर द काउंटर होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड में सारे टाइप्स 4 टाइप्स जो है होते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव ओवर द काउंटर, उसमें 4 टाइप्स तो नहीं, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड्स नहीं होता है, फ्यूचर ऑप्शन ये सारे हैं, फ्यूचर्स में करेंसी। ठीक है, स्वैप्स एज वेल एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ओवर द काउंटर दिखेंगे। ठीक है, कुछ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर द काउंटर होते हैं। स्वैप्स हो गया, करेंसी, स्वैप्स में क्या है, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, ये क्या होता है हम देखेंगे। स्वैप यानी कि एक चीज को दूसरे चीज से स्वैप कर लेना या फिर एक्सचेंज कर लेना, सिंपल बार्टर जो हम कहते थे पहले, आज के डेट में उसे स्वैप कहते हैं, उसी एग्रीमेंट उसी चीज को हम स्वैप कहते हैं। ठीक है, तो ये करेंसी का स्वैप होता है, कैसे होता है देखेंगे, इंटरेस्ट रेट का होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का। ठीक है, ऑल्सो वी हैव एक्सोटिक्स, अलग अलग तरह के कैप्स, कॉलर्स, मतलब अलग अलग तरह के एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वी वोंट बी डिस्कसिंग दैट, बट हमारा मेन डिस्कशन होगा अराउंड फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये 4 चीजों पर हम मेनली डिस्कस करेंगे। Okay, so let us move and start discussing forward contracts. So forward contracts यहाँ पर हम देख रहे हैं related to rate of currency exchange. ठीक है, $1 पे 80 रुपीज, तो ये जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो लेट्स से देयर इज वन पर्सन जिसे पैसे चाहिए, डॉलर्स चाहिए, फ्यूचर में जाके उसे कुछ जॉब जो है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए डॉलर्स चाहिए, तो व्हाट ही विल डू, ही विल गो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, आज के डेट में ये देख रहा है कि एक्सचेंज रेट इतना है, ठीक है, आगे जाकर फ्यूचर में 3 महीने बाद हालत क्या है, $1 के सामने 100 रुपए हो गए लेट्स से,
वॉर और बढ़ गया, ये वो कुछ हो गया 100 रुपये, तो आज इसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि 80 रुपीज़, तो मार्केट में 100 रुपये चल रहा है, जो भी उस समय खरीद रहे हैं डॉलर्स उनके लिए महंगा पड़ रहा है, बट इसने 80 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ये कर चुका है, तो दैट इज वे 80 रुपीज़ को कॉन्ट्रैक्ट जो इसने किया है दैट विल गिव हिम प्रॉफिट। सिंपल चीज़ है, that is called a forward contract on exchange rates। I hope that is very clear। basis यहाँ पर जो basis of rate क्या है, spot exchange अभी का रेट, अभी अभी जो डिसाइड हुआ वो रेट विल बी द बेसिस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होता है। एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से ये बिजनेसमैन है जो कि फ्यूचर में इसे 6 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स काफ़ी टाइम होता है, एक्सचेंज रेट बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है और करेंसी डिवैल्यू हो सकती है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे। अगर एक्सचेंज रेट यहाँ पे हाई हुआ तो लॉस होगा। आज के डेट में 80 है, उस समय लेट्स से एक्सचेंज रेट एक्चुअली यहाँ पर अगर एक्सचेंज रेट लो हुआ तो लॉस होना चाहिए, राइट। तो अगर एक्सचेंज रेट लो है, लो होने पे क्या होगा, मार्केट में रेट यहाँ 60 है, ठीक है, $1 पे मार्केट में 60 है, बट ये कितना पे कर रहा है $1 को खरीदने के लिए, 80 रुपीज़। तो अगर एक्सचेंज रेट लो हुआ देन लॉस होगा, और एक्सचेंज रेट अगर हाई हुआ देन इट विल बी अ प्रॉफिट। 100 रुपीज़ मार्केट का रेट है, बट ये 80 रुपीज़ में $1 को खरीद ले रहा है क्योंकि इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था। ओके सॉरी दोस्तों, ये ऊपर नीचे हो गया, बट देन ओके वी हैव गॉट द एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पर्सन इंडिया में है, एक पर्सन लेट से कहीं और है, एंड दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर में आप मेरे से खरीदना, आप मैं आपको दे दूंगा, यस, दोनों ने एक दूसरे के साथ जब किया दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके कुछ फीचर्स देख रहे थे, ओवर द काउंटर होता है, एग्रीमेंट जिस तरीके से चाहिए वैसे टेलर्ड होती है कि 80 रुपीज़ में चाहिए, 70 में चाहिए, कोई भी पार्टी अपने आप से जो है निकल के नहीं भाग सकती उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से, और कस्टमर्स लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के हैं वो मोस्टली उन्हें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने दिया जाता है। ऑल्सो सेम तरह की पार्टी को ढूंढना डिफिकल्ट होता है। देन देयर इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये सेम थिंग, सेम कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक एक्सचेंज पे होता है दैट इज कॉल्ड अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल, ठीक है। अब ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगली बाइंडिंग, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपने किया है दैट इज वे लीगली बाइंडिंग। अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करने की क्या जरूरत है सर, ये सारी चीजें खुद से कर सकते हैं ना भाई, मिलेगा कौन ऐसा कि 3 मंथ्स के बाद या फिर 6 मंथ्स के बाद मुझे इतने डॉलर्स चाहिए इतने रुपीस पे, तो वो मिलना मुश्किल है। तो क्या करता है, ये अपना जो भी बिड है वो डाल देता है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड देन स्टॉक एक्सचेंज पे कई सारे बायर्स आते हैं, सॉरी जो भी पैसे दे रहे हैं वो आते हैं, लेंडर्स आते हैं, एंड देन दे गिव, ठीक है। तो दैट इज वाई स्टॉक एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट यहाँ पर लीगली बाइंडिंग है, एग्रीमेंट टेलर्ड होता है यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर एक और हम चीज देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ठीक है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी इसे कहा जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इंटरेस्ट रेट रिलेटेड यहाँ पर आपने जो है एक एग्रीमेंट कर लिया, आपने कहा कि 3 मंथ्स बाद मुझे लोन चाहिए इतने डॉलर्स का, लेट्स से $100 का लोन चाहिए, $1000 का लोन चाहिए, एंड इस पे इंटरेस्ट रेट में 10% दूंगा, ठीक है, ये मेरे बिड है, और ये जो लोन मुझे चाहिए वो 3 मंथ्स के लिए चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए, आज से 3 महीने बाद मैं लूंगा लोन, और वो 3 महीने में मैं लौटा दूंगा, और आपको 10% इंटरेस्ट भी मैं देने वाला हूँ, दैट इज द थिंग। ओके, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है इसे हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, सिंपल। यहाँ पर आप क्या फिक्स कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट फिक्स कर रहे हो। यहाँ पे क्या फिक्स हो रहा था, एक्सचेंज रेट फिक्स हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स हो रहा है, सिंपल, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी इसे कहा जाता है, FRA। तो लेट्स से आप ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर रहे हो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ एंड फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ अगर आप कर रहे हो दैट, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हम लिखेंगे, तो 3 मंथ्स फ्रॉम, इसको हम एक डेजिग्नेशन, एक नेमिंग इसकी की जाती है स्पेसिफिक तरीके से। तो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ जो भी है वो पहले आएगा, फिर यहाँ पर इंटू x लिखेंगे हम, एंड टोटल ड्यूरेशन क्या है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, आज मैंने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो 3 मंथ्स होगा, फिर आप खरीदोगे, फिर वो लोन लोगे, और फिर 3 मंथ्स होने के बाद और 3 मंथ्स में वो लोन वापस चुका दोगे, तो टोटल ड्यूरेशन क्या हुआ, 6 मंथ्स। तो 3/6 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। इसी तरीके से लेट्स से 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, और फिर मुझे ये लोन 6 मंथ्स के लिए चाहिए, तो इसका क्या होगा, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का जो फॉर्मूला है या फिर जो डेजिग्नेशन है वो क्या होगा, ये होगा
6, क्योंकि 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ मुझे चाहिए, बाय टोटल ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ्स, फिर उसके बाद 6 मंथ्स में लौटा रहा हूँ, तो टोटल इज 12 मंथ, 6/12। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 7 मंथ्स फ्रॉम नाउ किया जा रहा है एंड ये पैसे मैं 5 मंथ्स में लौटा दूंगा, ठीक है, आज से 7 मंथ्स के बाद मुझे ये पैसे चाहिए इतने पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे और मैं 5 मंथ्स में लौटा दूंगा। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है और FRA आप लिख देना, तो दैट विल बी क्लियर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको करना है इन द कमेंट सेक्शन कि 7 मंथ्स फ्रॉम नाउ एंड 5 मंथ्स के लिए अगर ये लोन लिया जा रहा है तो व्हाट विल बी द FRA। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है, इंटरेस्ट रेट अंडरलाइंग होता है, यहाँ पर कॉर्पोरेट FRA बैंक्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन बाय FRA पे फिक्स रेट एंड रिसीव फ्लोटिंग रेट। तो FRA यहाँ पर कई बार किया जाता है विद द बैंक। तो लेट्स से आई एम एन एंटिटी और मैंने बैंक के साथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर ली कि मुझे 5 मंथ्स बाद 7 मंथ्स बाद जो लोन लेना है वो लोन मुझे 10% पे ही चाहिए, ठीक है। तो और ये लोन 5 मंथ्स के लिए होगा। तो लेट्स से मैं ये बैंक से वो लोन लेता हूँ तो चलो 10% पे दे दिया। लेट्स से मैं कहीं और से लोन लेता हूँ, बैंक नंबर 2 से लोन लेता हूँ, तो ऐसे में क्या है, तो जो ये मैंने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया है इसमें मैं कह रहा हूँ कि 10% पे मुझे लोन चाहिए, बट मार्केट में 15% का जो चल रहा है चलन, 15% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो अब क्या होगा, मैं 15% पे इससे लोन तो ले लूँगा, बट मुझे क्या ये महंगा पड़ा, मैंने इसके साथ 10% का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो 15% पे मैंने फ्लोटिंग रेट कहा जाता है इसे, जो फ्लोटिंग रेट है मार्केट रेट है उस पर मैंने लोन ले लिया। लेकिन जो 10% का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके वजह से जो भी 5% एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ा वो पैसे बैंक नंबर 1 जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मुझे दे देगा, क्योंकि मैंने 10% का एग्रीमेंट इसके साथ किया था। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है एंड दिस इज कॉल्ड FRA। इसी तरीके से लेट्स से मैं लोन दे रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एंटिटी को और मैंने कहा कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, बट अगर जो मार्केट है वहाँ पर ओनली 6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो फिर भी जो भी एंटिटी है वो लेट्स से मुझे 6% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। अगर मैंने किसी बैंक से, बैंक 1 से अगेन मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 10% चाहिए, तो ये बाकी 6 पे एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 4% जो भी है बैंक दे देगा मुझे। तो दैट इज द थिंग, ओके। सो इस तरीके से ये किया जा सकता है। एंड इफ वी ट्राई टू गेट अ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स, स्टैंडर्ड अमाउंट्स होते हैं फ्यूचर्स के, फॉरवर्ड्स के नॉन स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं। फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है फ्यूचर में और फॉरवर्ड में फ्लेक्सिबल होते हैं, 3 मंथ्स, अरे 4 मंथ कर लेते हैं, तो वो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं है चेंज किया जा सकता है। एक्सचेंज पे ट्रेडेड OTC होता है, ये ओवर द काउंटर, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट मार्क्ड होता है, नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए स्टॉक एक्सचेंज पे इनिशियली थोड़ा सा आपको पैसा देना पड़ता है, लेट्स से 100 रुपीज़ लोन आप ले रहे हो तो 10 रुपीज़ इनिशियली आपको देना होगा, तो दैट इज सम परसेंटेज। और काउंटर पार्टी यहाँ पे अननोन होता है, सामने कौन है वो अननोन होता है फ्यूचर में। अगर वो एक्सचेंज के थ्रू है आप जानते नहीं हो सामने कौन, यू डोंट नो दिस पर्सन, ठीक है। ऐसे है तो यू नो द पर्सन एंड उसके साथ आप करते हो, और ये पूरा जो है एक्सचेंज के जो भी आवर्स है उसी समय होता है एंड फॉरवर्ड्स 24/7 आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑप्शंस। तो यहाँ पर कई बार होता है कि आप लेट्स से किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करने पर आप एक शेयर से रिलेटेड ऑप्शन खरीद सकते हो, ठीक है। ये कोई ब्रोकर होगा या फिर जो इशू कर रहा है वो होगा, वो एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा शेयर को काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तब आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि लेट्स से आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, तो कभी भी जब भी ये शेयर खरीदने का आपके पास जो है आपने शेयर में पैसे लगाए हैं एंड देन आपको वो अलॉट होने जा रहा है, तो अगर आप शेयर के पैसों के साथ साथ ऑप्शंस भी खरीदते हो तो वो ब्रोकर हो गया, किसी से भी आप ऑप्शंस वो खरीद सकते हो। तो ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि आपके पास राइट होता है वेदर यू विल बाय इट और नॉट, ठीक है। और अगर शेयर निकले हैं तो उसकी अलॉटमेंट होनी ही है आपको, ऑप्शन में वो होता है कि आपको अलॉटमेंट होगी होगी एंड देन यू विल बाय, ठीक है। अगर आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया, राइट है आपके पास, आप कंपल्सरली आपको जो है बाय करना है, दैट इज नॉट देयर।
अब शेयर पे आपने सोचा कि खरीदते समय मुझे 10 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट चाहिए, बट आप देख रहे हो जब आप का समय आया, अलॉटमेंट का समय आया, तब आपको क्या है 5 रुपीज़ का खाली प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपनी राइट एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप कहोगे मुझे नहीं चाहिए शेयर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो एंड देन वो पैसे आपको रिफंड होंगे। ओके, ऑब्वियसली अलॉट जब नहीं होता है रिफंड होते हैं। अब आप अपनी राइट को एक्सरसाइज करते हो, लेट्स से 10 रुपीज़ आपने सोचा था बट आपने देखा कि ये 15 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, तो आप फटाफट से कहोगे मुझे ये शेयर चाहिए ही, तो आपके पास राइट है, तो सामने वाले के बाद ऑब्लिगेशन है कि वो बेच दे आपको। ठीक है, when you have to buy the other person has to sell it for sure, तो that is option। इसी तरीके से लेट्स से आपके पास शेयर है, आपने किसी पर्सन से जो है ऑप्शन खरीदा और फिर फ्यूचर डेट में आप कह रहे हो कि इसे सेल करना है, तो फ्यूचर डेट में जो प्राइस चेंजेस है उसके हिसाब से आप इसे चाहते हो कि सेल करो, तो आपके पास क्या है राइट कि आप फ्यूचर डेट में सेल कर सकते हो। तो आपने खरीदा है इसे 100 रुपये में, बट फ्यूचर डेट में आपको लगता है कि 150 हो जाएगा, बट लेट्स से 90 हुआ, तो आपके पास जो राइट है कि इसे सेल करना है उसे आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। लेट्स से 150 हो गया, तो जब आप एक्सरसाइज करोगे ये राइट, जिसने भी वो ऑप्शन आपको दिया है डेफिनेटली दैट पर्सन हैज टू बाय। समझ रहे हो आप, जब आप अपना राइट एक्सरसाइज करोगे सामने वाले के पास जिसने ऑप्शन दिया, ऑब्लिगेशन होता है कि वो खरीदे या बेचे। आई होप दैट इज क्लियर, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। ठीक है, तो शेयर्स इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ हम ऑप्शंस भी खरीदते हैं, सो दैट इज द थिंग। मीनिंग यहाँ पर फॉरवर्ड वाले में क्या होता है, बाय और सेल, बट वी कैन नॉट बैक ऑफ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते हैं, अगर मुझे राइट एक्सरसाइज करना है तभी मैं लूंगा वरना नहीं लूंगा, वो नहीं कर सकते, बट ऑप्शन में कर सकते हैं बाय या सेल, और यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं होता है बाय और सेल का, आपके पास राइट है। ऑब्लिगेशन कंपल्सरी आपको खरीदना बेचना है वो नहीं है। ऑप्शन प्रीमियम क्या है, मैंने आपको कहा ना, शेयर के पैसे आपने दिए 100 रुपीज़, और फिर ऑप्शन एक एक्स्ट्रा चीज है जो आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए भी अगेन लेट से 100 रुपीज़ आप दे रहे हो, तो ये जो पैसे हैं दैट इज कॉल्ड द शेयर प्रीमियम। और ये जो 100 रुपीज़ आपने शेयर खरीदा और फिर आप चाहते हो कि इतना आपको प्राइस मिले, तो ये चीज़ जो है वो स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो वो वाला प्राइस है जो आप दे रहे हो फॉर द शेयर, या फिर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, बायर चूज कर सकता है जो भी है इस चीज को। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। टू काइंड्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आप शेयर लेट से बाय कर रहे हो, तो अगर इस तरीके से शेयर बाय कर रहे हो, तो अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है तो आप डेफिनेटली आपके पास राइट होता है टू बाय द शेयर। सामने वाले के पास ऑब्लिगेशन है, यानी कि अगर आपने अपना राइट प्रॉफिट के हिसाब से एक्सरसाइज किया तो सामने वाले को आपको बेचना ही होगा, दैट इज कॉल ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन क्या है, सेल, पुट एंड सेल। ठीक है, कॉल, कॉल एंड बाय इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सेल यानी कि आपके पास है शेयर और आप उसे बेचना चाहते हो फ्यूचर में, तो जिसने भी वो ऑप्शन बेचा है उस पर्टिकुलर पर्सन को वो चीज खरीदना ही पड़ेगा व्हेन यू एक्सरसाइज योर राइट। कंपलसरी नहीं है कि आपको बेचना है, बट आपका राइट है। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एक टर्म है कि कितने सारे ऑप्शंस वगैरह जो है मार्केट में है उस चीज को ये बताते हैं। अब ऑप्शन होल्डर जो भी पर्सन ने खरीदा है, ऑप्शन राइटर जिसने वो ऑप्शन दिया है। ओके, दैट दीज आर द टू थिंग्स। अब ये दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। अमेरिकन ऑप्शन, तो ये आप ये सोच रहे होगे कि मैंने अभी अपना जो है शेयर खरीदा, प्राइस मैंने फिक्स किया एंड देन मैंने ऑप्शन खरीद लिया। अब ये ऑप्शन को मैं एक्सरसाइज कब करूंगा, लेट्स से मैंने कहा कि 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद ही करूंगा या फिर पहले कर सकता हूँ। अमेरिकन ऑप्शन में आपको मिलता है बायर एनी टाइम, कभी भी किसी भी समय पर अपना ऑप्शन जो है उसे एक्सरसाइज कर सकता है। यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है, जिस दिन 3 महीने बाद का है तो 3 महीने बाद ही उसे अपना राइट जो है बताना है कि वो खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है। ओके, अब इस चीज को अगर हम समराइज करें तो कॉल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बायर जिसने भी ऑप्शन खरीदा है, इस पर्सन को क्या है, राइट होता है इसके पास टू बाय द अंडरलाइंग। तो ऑप्शन बायर जो कॉल ऑप्शन है, कॉल क्या है, टू बाय। पुट ऑप्शन क्या है, टू सेल। तो ऑप्शन बायर, ऑप्शन होल्डर जो है उसके पास राइट है। ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन है। अब ये बाय कर रहा है तो इसे सेल करने का ऑब्लिगेशन है, अब ये सेल कर रहा है तो इसे बाय करने का ऑब्लिगेशन है। ओके, दैट इज द थिंग दैट इज गिवन। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शन इज द वन व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बायर एट एनी टाइम, एब्सोल्युटली। यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बायर ऑन द एक्सपायरेशन डे ओनली, एब्सोल्युटली। दोनों ही सही है, तो सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द मूविंग ऑन स्वैप्स क्या होते हैं, तो ये चीज ध्यान से आपको जो है सुननी है। यहाँ फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स में हमने देखा कि राइट टू बाय
और सेल एंड ऑल्सो ऑब्लिगेशन होता है टू बाय एंड सेल, एंड इस चीज से आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करके आप पीछे नहीं हट सकते, तो दैट इज द थिंग। अब स्वैप्स में क्या होता है, थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप एक एग्रीमेंट करते हो, और यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं करेंसी, इंटरेस्ट रेट या फिर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। करेंसी और इंटरेस्ट रेट में फाइनेंशियल फ्लोज होते हैं, ठीक है, मनी का लेन देन होता है। और जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है उसमें आप देखोगे कि देर इज द एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क, ठीक है। मतलब क्या है सर, देखते हैं, आराम आराम से समझते हैं। सो लेट्स से देयर इज दिस पर्सन पीटर इन यूएस और ये बंटी है इंडिया में, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह के करेंसी इंटरेस्ट रेटेड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कर सकते हैं। तो करेंसी स्वैप में होता क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि करेंसी स्वैप क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को हम स्वैप कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये बंटी का पूरा कंपनी है इंडिया में, इस कंपनी के साथ साथ पीटर की एक यूएस में कंपनी है, ठीक है। अब क्या बंटी ने एक सब्सिडियरी कंपनी एस्टैब्लिश की है, एबीसी इन यूएस, इसकी सब्सिडियरी है ये। अब वी कैन से इसकी सब्सिडियरी जो पीटर है, इसकी सब्सिडियरी XYZ कंपनी दैट इज देयर इन इंडिया, ओके। यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से बंटी की जो कंपनी है ये यूएस में लोन लेना चाहती है डॉलर्स में, क्योंकि कंपनी को क्या करना है, डॉलर्स में ही डील करना है, तो लोन लेना चाहती है। तो क्योंकि ये यूएस की कंपनी नहीं है, उस वजह से इससे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा इंटरेस्ट लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक जंतर मंतर या फिर ऐसे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पर अगर आप देखो तो इंडियंस के लिए टिकट का रेट 10 रुपये अगर है, तो फॉरेनर्स के लिए कितना है, 100 रुपये, 500 रुपये ऐसे होता है, इजंट इट। तो उनसे हम ज़्यादा लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, ओके। तो ये चीज़ इसी तरीके से यूएस में होगा, इसी तरीके से इंडिया में भी होगा। तो इसको लेट्स से 6% इंटरेस्ट रेट पे डॉलर्स दिए जा रहे हैं, बट बंटी जो पीटर जो है, इसको क्या होगा, कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे बिकॉज यूएस सिटीजन है, यूएस कंपनी है। तो लेट्स से ये यूएस कंपनी लोन लेना चाहती है तो 4% पे मिल रहा है। वैसे इंडिया में लेट्स से अगर बंटी के कंपनी को 12% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, तो जो पीटर की कंपनी है XYZ उसे क्या 15% पे लोन मिलेगा, ठीक है। तो द इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा बेस्ड अपॉन ये कंपनी कहाँ की है। तो अगर पीटर किसी तरीके से बंटी से कांटेक्ट कर पाता और फिर कहता कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो अपने कंपनी से ले ले और फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे, 3% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो है सेव हो रहा है, ओके। बिकॉज जो पीटर की कंपनी है उसे 15 पे मिल रहा है, इसे 12। अब ये पीटर ने क्या, बंटी ने क्या कहा कि मुझे भी लोन चाहिए, तुझे 6% पे 4% पे मिल रहा है, मुझे 6 पे दे रहे हैं ये, तो तू ले ले और फिर हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। तो इन दोनों ने जितना जितना वैल्यू का लोन चाहिए वो लोन लिया, प्रिंसिपल वैल्यूज एक्सचेंज किए और फिर इंटरेस्ट पीरियोडिकली जो जो देना है वो दिए। अब इस पूरे चीज में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट द कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो टोटली हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं यहाँ पर कैलकुलेट करने, बट देन यूएस डॉलर्स में जो लोन लिया गया 2000 यूएस डॉलर्स का लेट्स से प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर सारे जो है परसेंटेजेस आप देख सकते हो कितना कितना लोन लिया, अगर आप बैठ के कैलकुलेट करोगे यू विल सी। और यहाँ पर कितना इंडियन रुपीस में सेव किया, 2.25 लाख इन्होंने सेव किया इंटरेस्ट पेमेंट्स में, बहुत बड़ा है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों का स्वैप होता है। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर। मूविंग ऑन इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो यहाँ पर कई बार होता ये है कि लेट्स से विल टेक द एग्जांपल, ये मेनली जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है वो फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स का स्वैप होता है, ठीक है। फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स दो तरह के ये होते हैं। अगर आपको फ्लोटिंग टू फिक्स्ड, फिक्स्ड टू फ्लोटिंग करना है, तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स पे जो डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट रेपो रेट पे डिपेंडेंट है नॉर्मली, है ना। तो अगर रेपो रेट चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा। 10% पहले था, रेपो रेट बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट 10 से 11% हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग, जो कि किसी न किसी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है,
और ये मेनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे होता है। हमने कुछ अल्टरनेट इंटरेस्ट रेट्स देखे, लेट्स से SOFR जो यूएस का है वो इंटरेस्ट रेट हमारा अल्टरनेट रेफरेंस रेट है, और इसमें वेरिएशंस, लार्ज वेरिएशंस हो सकते हैं। तो SOFR प्लस 4% ऐसा कुछ हमने दिया है किसी को इंटरेस्ट रेट। अब SOFR में वेरिएशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये भी चेंज होगा, दैट इज फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। अब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या है, आपने लेट्स से बॉन्ड है, बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हो, लेट्स से 10% इंटरेस्ट रेट, सो दिस 10% इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, सो दैट इज द थिंग। इसको कई बार हमें एक्सचेंज करना होता है सो एज टू रिड्यूस आर रिस्क, तो यहाँ पर एक्सचेंज हम करते हैं इन चीज़ों का। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्लोटिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, लेट्स से एक इंडियन बैंक है, FCNR इंटरेस्ट 3% जो है ये दे रहा है। ओके, तो बैंक में डिपॉजिट किया है, FCNR इज NRI अकाउंट होता है ये, आई होप यू हैव एन आइडिया, अदर कंपोनेंट्स में आप पढ़े होंगे। और इस पे जो है 3% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब इसने फॉरेन लोन दे दिया, और फॉरेन लोन क्या है, SOFR प्लस 4% है, तो ये जो है फ्लोटिंग हो गया, बट ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब लेट्स से SOFR जो है वो काफ़ी कम हो गया, और नेट अगर हम देखें तो इसके 3%, लेट्स से 100 रुपीज़ आ रहा है 3% इंटरेस्ट रेट, 100 से भी कम में से जो लोन दिया है उस पर मिल रहा है 90 रुपीज़ मिल रहा है, तो इसका तो 10 रुपये लॉस हो गया ना SOFR के वेरिएशन की वजह से। तो ये क्या करेगा, ये जो SOFR प्लस 4% है ये किसी और के साथ एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। वो कहेगा कि ये जो लोन है ये पूरा तुम ले लो, और तुम्हारा जो लोन है वो मुझे दे दो, और फिर हम ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, और ये लोन के पैसे या फिर जो पूरा लोन का पोर्टफोलियो वो मेरे पास रहेगा, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे मैं कमाऊंगा, ठीक है। तो इसने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, लेट से कोई बॉन्ड है या फिर कुछ और चीज़ जो है वो ले ली, ऐसे में इसमें फिक्स्ड 5% इंटरेस्ट रेट जो है मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या 2% हो रहा है, तो दैट इज फ्लोटिंग टू फिक्स्ड। अब कई बार होता है कि फिक्स्ड टू फ्लोटिंग करना पड़ता है, फॉरेन बैंक है तो इसको ब्रांच है, इंडियन बैंक का फॉरेन ब्रांच है, तो यूएस मार्केट में जो यूएस ट्रेजरी बिल है उस पे 3% इसने यूएस ट्रेजरी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और फिर ये लोन तो किसी डिपॉजिट पे ये कह रहा है कि यूएस ट्रेजरी बिल जो है जितना भी इंटरेस्ट रेट है उस पर 3% एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ, और ये लोन प्रोवाइड कर रहा है SOFR प्लस 4%, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्लोटिंग है जैसा हमने देखा, बट यूएस ट्रेजरी बिल जो कि बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड अमाउंट होता है, तो ये और उसके इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते, तो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एक तरीके से कहलाएगा। तो कई बार ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जो देना पड़ रहा है ये SOFR से लेट से कई बार ये जो है कम हो जा रहा है, या फिर ये फिक्स्ड होने के वजह से हम कह सकते हैं कि SOFR में वेरिएशंस अगर हो रहे हैं तो जो लोन के सामने इसे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कम है। ओके, तो ऐसा होने पे इसे लॉस ना हो इसके लिए ये क्या करेगा, इसे भी फ्लोटिंग बना देगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा ये भी वैसे वैसे ऊपर नीचे होगा, तो जितना प्रॉफिट है वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है तो वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वरना तो ये क्या था, ये फिक्स था। अब लेट्स से जो SOFR वाला है ये घट के यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो रहा है, आपको जो देना पड़ रहा है वो हायर पे है, तो यू आर हैविंग अ लॉस। अब अगर ये फ्लेक्सिबल है, दोनों ही ऐसे घट रहे हैं, तो जो देना पड़ रहा है लेना पड़ रहा है दोनों ही फ्लेक्सिबल होने की वजह से डिफरेंस जो है दैट विल गिव प्रॉफिट। आई होप दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज द लास्ट थिंग यहाँ पर जो हम डिस्कस करें, तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में हम ये देखते हैं कि लेट्स से एक पर्सन है, इस पर्सन ने किसी और से जो है पैसे लिए, लोन लिया। अब ये जो पर्सन है ए, इसने एक बॉन्ड इशू किया, इसके सामने पैसे जो लिए हैं उसके सामने बॉन्ड इशू किया, बट बी को डर है कि ये ए जो है वो पैसे वापस लौटाएगा नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डिफॉल्ट, और इसे क्या कहते हैं, डिफॉल्ट का रिस्क है। ओके, जब ये डिफॉल्ट का रिस्क है तो बी कहेगा कि मैं पैसे क्यों दूं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ऐसे में होगा ये कि एक पर्टिकुलर बीच में एक एंटिटी को लेते हैं, और ये एंटिटी को लेट्स से बी जो है वो मनी दे रहा है कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन में मुझे यकीन नहीं है और यहाँ पर ये जो है डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो व्हाट इज़ टू बी डन इज़, ये जो बी है दैट विल बी गिविंग सम मनी टू सम अदर पर्सन, और फिर कहता है कि ये जो लोन के पैसे हैं वो आप खुद रिकवर कर लेना, अभी के लिए जो है आप मुझे कुछ क्रेडिट जो है प्रोवाइड कर दो। तो एक तरीके से गारंटी टाइप का यहाँ पर है।
तो यहाँ क्या हो रहा है, जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो ट्रांसफर किससे हो गया, बी से इस पर्टिकुलर पर्सन या एंटिटी पे हो गया। लेट्स सी कोई बैंक है, ठीक है, उस बैंक पे हो गया, तो इट इज अ काइंड ऑफ डिफॉल्ट रिस्क जो है हम दे दे रहे हैं, स्वैप कर ले रहे हैं, डिफॉल्ट रिस्क किसी और को दे दे रहे हैं। सो दैट इज द थिंग, आई होप दैट इज क्लियर। तो ये डिफॉल्ट रिस्क पहले बी का था, ये बैंक ने ले लिया, और ये अगर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक का है, बट इसको थोड़े पैसे मिल गए और यहाँ पर इसे इसे थोड़ा बहुत जो कमीशन है बैंक को वो मिल गया। ओके, तो दैट इज द थिंग। और क्रेडिट डिफॉल्ट जो है, दिस वाज एक्चुअली द रीज़न फॉर 2007-8 में ये इशू हुआ था, और इस तरीके से बैंक्स ने बहुत सारे लोगों का ले लिया और फिर सबने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक्स को लॉस हो गया, बैंक्स बंद हो गए, ये पूरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। नो लास्ट थिंग इज रेगुलेशन। यहाँ पर दो तरह के जो आरबीआई के गाइडलाइंस जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से रिलेटेड है, यहाँ हमने देखा कि बैंक या फिर कोई एंटिटी बीच में है, तो ये जो एंटिटी है वो कौन हो सकता है, रिटेल या फिर नॉन रिटेल हो सकता है। तो रिटेल जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज में जो रिटेल है, यानी कि जो पर्सन है अपना जो रिस्क है कम करने आ रहा है, वो रिटेल यूजर कहलाएगा। और फिर ये जो नॉन रिटेल यूजर है वो अपना रिस्क यहाँ पर इस पोजीशन में भी हो सकते हैं जो अपना रिस्क कम कर रहा है, और इस पोजीशन पे भी हो सकते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हेजिंग जो कि रिस्क कम और लॉस कम करना एंड अदर पर्पसेस के लिए भी वो यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये दो नॉन रिटेल यूजर से कौन कौन हो सकता है, यानी कि ये जो बीच वाला पोजीशन या फिर ये वाला पोजीशन दोनों ही जो कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन रिटेल। कौन हो सकता है वो, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एनबीएफसी, ये सारे हो सकते हैं। एनबीएफसी, एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनका नेट ओन फंड 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, और रेसिडेंट कंपनीज, जो भी कोई कंपनीज है वो भी हो सकते हैं, वो भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोटेक्शन उसमें। तो रेसिडेंट कंपनीज का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब इसके अलावा जो भी एंटिटीज हैं जो भी नॉन रिटेल, उसके अलावा दे आर ऑल कॉल्ड रिटेल एंटिटीज। अब एलिजिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से, मैंने कहा था बॉन्ड इशू किया है उसने, ठीक है। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जा सकते हैं, कमर्शियल पेपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आईएनआर डिनोमिनेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि नॉट एलिजिबल क्या है। लेट्स से कोई बॉन्ड इशू किया है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और इस पे आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कर रहे हो, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ना, वो ऑलरेडी सेफ है, गारंटीड है, तो उसको उसके सामने आपको क्या जरूरत है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप करने की। तो गारंटीड बॉन्ड्स के ऊपर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अगर ऐसा इश्यू हुआ भी तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कॉल पुट ऑप्शन है आपके पास, फिर भी आप ये कर रहे हो, वो तो पागलपन होगा। तो ये चीजें एलिजिबल नहीं है। बाय एंड सेल प्रोटेक्शन, अगेन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, एचएफसी 500 करोड़ से ज्यादा जिनका नेट ओन फंड है, एंड एग्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, ये जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, 4 दे कैन पार्टिसिपेट। अब रेस्ट्रिक्शंस क्या है, रिलेटेड पार्टीज के लिए आपको नहीं करना है। लेट्स से ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, आप प्रोटेक्शन दे रहे हो और फिर रिलेटेड भी हो, वो नहीं करना है। ग्रुप कंपनी वगैरह तो यू शुड नॉट डू, देयर शुड बी नो अदर रेस्ट्रिक्शंस जो आरबीआई से भी वगैरह दे रहे हो, और उस रेस्ट्रिक्शन को आपको जो है पार नहीं करना है। यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर है, ओवर द काउंटर जो है अगर किया जा रहा है, मोस्टली ओवर द काउंटर होता है ये सारे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होते हैं, तो राइट्स एंड लायबिलिटी स्पेल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एक इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ये है, इसने कहा है कि इस तरह के एग्रीमेंट्स अगर किए जा रहे हैं, तो नेशनली भी आरबीआई ने काफ़ी पकड़ रखी है इस पे, इंटरनेशनली भी देयर इज दिस आईएसडीए एसोसिएशन, जिसके तहत इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वैसे में आपको एक मास्टर एग्रीमेंट को जो है एक पेपर को लेकर आना पड़ता है, विच इज कॉल्ड द मास्टर एग्रीमेंट। अब ये मास्टर एग्रीमेंट जब लेकर आते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होती है इस तरह के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, स्वैप्स कोड, तो इस तरह के स्वैप से रिलेटेड एक कोड, एक एग्रीमेंट आपको जो है करना पड़ता है। और ये कोड एक्चुअली आईएसडीए ने 1985 में लेकर आए हैं। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वारंटीज, इवेंट्स, डिफॉल्ट के इवेंट्स, रेमेडीज वगैरह सारे दिए हुए होंगे। ओके, सो ये जो एग्रीमेंट है वो की जाती है, और इस एग्रीमेंट में सारे टर्म्स वगैरह लिखे होते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट एक्चुअली एक बेस फॉर्म करता है, और इसमें अगर कोई थोड़े छोटे मोटे चेंजेस करने, कोई ट्रांजैक्शन है जो कि चेंज हो रहा है, तो एग्रीमेंट में मेनली चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजैक्शन वैसे भी किया जा सकता है।
चेंजेस अल्ट्रेशन अगर किया जा रहा है वो मोस्टली नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नेम्स वगैरह पार्टीज के जो है वो अगर चेंज हो रहे हैं, कोई और पार्टी के बीच में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं। तो एग्रीमेंट काफी फिक्स्ड है जो इनिशियली किया जाता है और इससे रिलेटेड गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो दैट इज वाई दिस एग्रीमेंट इज समथिंग विच विल प्रोटेक्ट और सभी को जो है कंप्लाई करने के लिए मजबूर करेगा। कमर्शियल टर्म्स स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वगैरह जो है इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होते। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज, मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए इनका नॉन रिटेल यूजर्स के लिए। तो वी हैव सीन 500 करोड़ वाज द नंबर, सो सी विल बी द राइट आंसर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन और इसी तरह के जो सेशंस के थ्रू आप सारा का सारा जो पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी हैव कम अप विद दिस IND-IFS का 400 सॉल्व्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड प्रैक्टिस। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, इन सभी के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज द वीडियो। आई होप यहाँ पर नीचे का जो है डी ऑप्शन इज 1 2 एंड 3। ओके, सो यू कैन आंसर इट। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, सो पॉज इट एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। एंड फिफ्थ ऑल्सो आपके सामने, राइट। सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। देयर वर 6, तो एक क्वेश्चन हम रिकॉल नहीं कर पाए, सो वी हैव गिवन दीज। If you have any other queries, you can always call us on 8146207241. Also, you can drop a mail at hello@edutap.co.in. Okay. You can also give feedback related to these sessions कि आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके से समझ में आया on the mail, or you can drop a comment in this specific इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये वीडियोस किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, एग्जाम आने ही वाला है एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। ऑल द बेस्ट।